तो स्टूडेंट, ये वाले वीडियो में हम ये देखेंगे, समझेंगे कि ऐसे कैसे लिखना चाहिए। ठीक है, वेल स्ट्रक्चर्ड ऐसे कैसे लिखना चाहिए। ये मैंने वर्ड फाइल खोली है, मैं पीडीएफ खोलती हूँ। हम्म, तो स्टूडेंट्स, ऐसे लिखना बहुत टफ है। मुझे याद है जब स्कूल में हमें ऐसे मिलते थे ना, आई विश आई वर अ बर्ड, आई विश आई वर द पीएम ऑफ इंडिया। तो जो मन कर रहा है उसमें तो हमारी इच्छा चल रही है ना, तो जो दिल आ रहा है हम वही लिख रहे हैं, तो कोई बहुत आसान रहता था ना? हिंदी में डिफिकल्ट ऐसे मिलते थे, मगर इंग्लिश में उतने डिफिकल्ट ऐसे हमें नहीं मिलते थे। स्कूल डेज की बात कर रही हूँ। मगर यहाँ पर क्या है कि मतलब कि हमें ना एक क्वेश्चन जो होता है, ऐसे क्वेश्चन जो यूपीएससी सेट करता है, वो हमें बांध के रखता है वो क्वेश्चन। अगर मैं बोल रही हूँ आई विश आई वर अ बर्ड, उस पे आप ऐसे लिखो, तो आप कोई बंधन नहीं है। वर्ड लिमिट का बंधन होगा वो अलग चीज है, अदरवाइज कुछ भी नहीं है आपको जो डी लिमिट कर रहा है आपको। आपको बांध के कुछ नहीं रख रहा। आप आपके जो मन कर रहा है, अगर मैं बर्ड होता तो मैं ये करता, मैं वो, जो मर्जी आप लिख सकते हो। मगर यूपीएससी जो ऐसे क्वेश्चन सेट करता है, याद रखना, वो ऐसे क्वेश्चन इटसेल्फ ही एक बंधन है जो आपको बांध के रखा है। अगर आप उस बंधन के बाहर अगर आप कुछ लिखते हो, बियॉन्ड द स्कोप ऑफ ऐसे क्वेश्चन लिखते हो, तो बहुत मुश्किल है, तब आप ऐसे क्वेश्चन को जस्टिफाई नहीं कर पाओगे। ठीक है, तो मैंने आपको एकदम शुरुआत में कहा है कि कंटेंट होना बहुत जरूरी है। अगर कंटेंट नहीं है तो चाहे कितना भी अच्छा आप ऐसे लिखो, आप अच्छा लिख ही नहीं पाओगे। ओके, एनीवे, तो ऐसे से ना बहुत डर लगता है। जब ऐसे हमें मिलता है, बहुत हमें डर लगता है। तो हम है ना, किस तरह से एक स्ट्रक्चर्ड, स्मूथ और सेटिस्फैक्टरी वे में ऐसे कैसे लिखें। तो ऐसा नहीं है कि मैं आपको ऐसे लिखना सिखा रही हूँ तो मैं आपको कोई गारंटी दे रही हूँ कि मैंने आपको सिखाया आप तुरंत बहुत अच्छा ऐसे लिखोगे। ऐसा नहीं है सीधे। ये ऐसे लिखने का जो सीखना जो है, और जो आप आंसर लिखोगे तो आप देखना कि इवॉल्व करेगी आपकी स्किल जो है ना, ग्रेजुअली इवॉल्व करेगी। जैसे मुझे याद है मेघा का, मैं जब शुरुआत में मैंने उसका रीडिंग कॉम्प्रहेंशन के आंसर जब मैं पढ़ती थी, बहुत गुस्सा आता था मुझे। मैं कहा कैसे लिख रही है ये लड़की, बताओ कितना इररिस्पॉन्सिबली लिख रही है। मगर अब मैं उसको देखती हूँ तो बहुत रिस्पॉन्सिबल तरीके से वो लिखती है। तो उसका जो स्किल है लिखने का वो इवॉल्व किया है। ऐसा नहीं है उसने क्लास मेरी अटेंड की और तुरंत उसको अच्छे से आ गया, तुरंत लिखना शुरू कर दिया, अच्छा सा फीडबैक। नहीं, मेरा काम है क्लास लेना, अब आपको क्या है, आपका काम क्या है, सीखना। तो आप तुरंत नहीं सीखोगे। ये जो लर्निंग प्रोसेस है वो ग्रेजुअल होती है। गलतियां कर रहे हो, आपको डांट पड़ रही है, आपको सुनने को मिल रहा है नेगेटिव फीडबैक, फिर आप उस नेगेटिव फीडबैक को ले रहे हो। ओके, उसको कम करने की कोशिश कर रहे हो और धीरे धीरे आपके आंसर में रिफाइनमेंट आ रहा है। गॉट इट? तो यही काम करना है। मगर कुछ स्टूडेंट्स है जो सुनते नहीं है। जिसकी राइटिंग बहुत टाइनी टाइनी है, छोटी, मैं बोल बोल के थक गई हूँ भाई। छोटी राइटिंग मत लिखो, आगे चल के बहुत दिक्कत होगी, कुछ नहीं समझ में आने वाला, मैं बता रही हूँ। मगर नहीं सुन रहे। मैं बोल रही हूँ भाई, फुल स्टॉप पुट करो प्लीज। फुल स्टॉप के बाद जो आगे वाला सेंटेंस है उसका फर्स्ट लेटर कैपिटल होगा, प्लीज सुनो इस चीज को। अब आप ऐसे लिखोगे ना, रीडिंग कॉम्प्रहेंशन के क्वेश्चन के आंसर में उतना दिक्कत नहीं, प्रेसी में भी उतना दिक्कत नहीं। दिक्कत अब आएगी क्योंकि जब मैं शुरुआत रीडिंग कॉम्प्रहेंशन से करती हूँ, शुरुआत में ऐसे ऐसे कर सकती हूँ, मगर मैं क्यों नहीं करती हूँ? मैं चाहती हूँ कि रीडिंग कॉम्प्रहेंशन और प्रेसी में जितनी भी फालतू फालतू गलतियां करनी है ना, टाइनी टाइनी मिस्टेक, वो कर लो मिस्टेक। और वो मिस्टेक को अपने आप सुधारते रहो, बाय द टाइम आप ऐसे तक पहुंचोगे वो मिस्टेक सुधर जाएगी। ठीक है। अब अगर आप ऐसे में फुल स्टॉप की मिस्टेक करते हो, कैपिटल लेटर की मिस्टेक करते हो, मैं कह रही हूँ आपके आंसर्स में क्लैरिटी नहीं आएगी, एग्जामिनर मार्क्स नहीं देगा। ओके, चाहे कितना भी अच्छा कंटेंट लिख रहे हो। तो जो लर्निंग प्रोसेस है वो इवॉल्व करता है। याद रखना, आप सीखते हो, आप धीरे धीरे सीखते हो। ओके, तो आप देखोगे कि आपने फर्स्ट ऐसे अगर आपने मुझे दिया, हो सकता है मैं बहुत गलत गलत फीडबैक दूं, ठीक है,
जिसको मैं रेजर शार्प फीडबैक कहती हूँ। तो वो फीडबैक आपको मिलेगा, आपको चुभेगी, मगर जो जिसके पास स्ट्रेंथ है ना, वो क्रिटिसिज्म ले पाएगा। और क्रिटिसिज्म ले पाएगा तो क्विट नहीं करेगा। मैं लिखता हूँ, रश्मि मैम ने मुझे बोला है ना ये गलत मैंने किया है, मैं उस गलती को सुधार करके मैं और अच्छे से उसको लिखने की कोशिश करता हूँ, ये होना चाहिए। तो याद रखना, आपने ये क्लास अटेंड की, अब आप मुझे ऐसे दिखाओगे, 3-4 दिन बाद आप मुझे ऐसे दिखाओगे, तो तुरंत आपका ऐसे अच्छा नहीं होगा। फाइन, वो धीरे धीरे अच्छा होना शुरू होगा यदि लगातार लिखते रहोगे। तो आई डोंट गारंटी instant success if you follow my strategy, but I can assure you that after going through it you will get to know your pitfall। आपको अपनी गलतियों का एहसास होगा और आपको ये भी रियलाइज होगा कि ट्रिमेंडस अमाउंट ऑफ हार्ड वर्क एंड प्रैक्टिस की जरूरत पड़ती है एक पावरफुल ऐसे। ठीक है, तो 6 ऐसे में 4 ऐसे आपको अटेम्प्ट करना। अब आपको स्टूडेंट्स क्वेश्चन पेपर मिला, ठीक है, क्वेश्चन पेपर में आपने 6 ऐसे लिखे। तो आप ऐसे नहीं करोगे बच्चों जैसे, ओ मुझे फर्स्ट क्वेश्चन ऐसे क्वेश्चन का मतलब पता है, ओ मुझे समझ में आ गया चलो लिखना शुरू करता हूं। नहीं, आप पूरा 6 के 6 ऐसे क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ोगे। अच्छे से पढ़ने का मतलब क्या है? इंग्लिश मीडियम वाले इंग्लिश में भी पढ़ेंगे, हिंदी में भी पढ़ेंगे, हिंदी मीडियम वाले हिंदी में भी पढ़ेंगे और इंग्लिश में भी पढ़ेंगे। ओके, कभी हमें इंग्लिश समझ में आती है, कभी हिंदी अच्छे से समझ में आती है। फाइन, तो आपको उस 6 ऐसे क्वेश्चन में आपको 4 ऐसे क्वेश्चन बहुत समझदारी से चूज करना है। ऐसा ना हो, ये ऐसा केस हुआ है, ओके, स्टूडेंट्स के साथ अपना एक्सपीरियंस मेरे साथ शेयर करते हैं। ऐसा ना हो स्टूडेंट्स, आप लोग ऐसे लिख रहे हो, मिड वे में पहुंच के आपको पता चलता अरे ये मैंने क्यों चूज किया। ऐसा नहीं होना चाहिए। आपका टाइम, आपकी एनर्जी, आपका एफर्ट सब वेस्ट हो जाएगा। अब उसको सिलेक्ट कैसे करेंगे, पहले हम उसके बारे में बात करेंगे। द सिलेक्शन डिपेंड अपॉन योर कंप्लीट कॉम्प्रिहेंशन ऑफ द ऐसे क्वेश्चन। आपको कैसे सिलेक्ट करना है, उसका मापदंड क्या होगा? उसका पहला मापदंड ये है कि आपको ऐसे क्वेश्चन को पूरे टोटालिटी में समझना है, पूरा होलिस्टिक वे में समझना है, उसकी एक एक एलिमेंट को समझना है, उसके एक एक वर्ड को समझना है, तभी आप चूज कर पाओगे। फाइन, अब मैं आपको बताती हूँ कैसे करना है, ये प्रैक्टिस करो। मैं आपको टोटल इस बैच में 17 ऐसे क्वेश्चन मिलेंगे। हर ऐसे क्वेश्चन में आपको इसमें चूज नहीं करना है, मगर ऐसे क्वेश्चन को समझने का तरीका बता रही। अब देखिए, जैसे ही आपको ऐसे क्वेश्चन मिलता है तो आप सबसे पहले उसमें कितने वर्ड्स हैं उस ऐसे क्वेश्चन में वो काउंट करो। यूजुअली यूपीएससी क्या करता है, लॉन्ग ऐसे क्वेश्चन सेट करता है। कभी कभी उसमें इतने लॉन्ग होते हैं कि उसमें 8 वर्ड्स होते हैं। ठीक है, तो जैसे जितने ज्यादा वर्ड्स होंगे ना ऐसे क्वेश्चन में, ध्यान रखना उसकी डिफिकल्टी लेवल उतनी ही ज्यादा होगी, वो ऐसे क्वेश्चन उतना ही डिफिकल्ट होगा। The longer the essay question is, the higher is its difficulty level। जो ऐसे क्वेश्चन था 2018 का, सिविल रॉन्ग इमर्जिंग फ्रॉम रिलीजियस बेगॉट्री कॉन्स्टिट्यूशनली पनिशेबल, ये ऐसे क्वेश्चन में टोटल 8 वर्ड्स थे। अब मैं आपसे क्वेश्चन करती हूँ कि इस ऐसे क्वेश्चन में टोटल 8 वर्ड्स है। फाइन, अब आपको मुझे बताना है, ये ऐसे क्वेश्चन आपको अच्छे से नजर आ रहा होगा, मैं और थोड़ा बड़ा कर देती हूँ और बड़ा होगा भी नहीं। ठीक है, अब मुझे आप लोगों को, ओह ग्रेट, ओह गॉड हो गया। ठीक है, ये रहा। फाइन, अब दिबाकर आप आंसर करोगे मुझे। सिविल रॉन्ग इमर्जिंग फ्रॉम रिलीजियस बिगॉटरी कॉन्स्टिट्यूशनली पनिशेबल। सबसे पहले दिबाकर आप मुझे ये बताइए, इसमें इसमें आपको सिविल का मतलब पता है?
मैंने क्या बोला, हर एक वर्ड का मतलब पता होना चाहिए। अब मुझे बताइए, सिविल का मतलब पता है आपको? मैम जो क्रिमिनल नहीं है मतलब करेक्ट, जो क्रिमिनल नहीं है वो सिविल। अच्छा, अब सिविल रॉन्ग का मतलब क्या हुआ? सिविल रंग मतलब मैम जो आपने मुझे बोला ना, जो क्रिमिनल नहीं है, अगर मैं क्रिमिनल रॉन्ग बोलूं तो क्या मतलब हुआ? वो तो राइट्स हो गया फिर मर्डर मतलब हो गया, ऐसा मर्डर रॉन्ग मर्डर हो है गया। ना, जो पूरा हम्म अगेंस्ट ह्यूमैनिटी, राइट? हम्म। अच्छा, अब सिविल रॉन्ग का मतलब क्या हुआ? सिविल मतलब प्रॉपर्टी रिलेटेड कोई मतलब। अच्छा ठीक है, ओके। मैं आप लोगों को ये उसके ऐसे, बाद ठीक है, ओके। अब यही ऐसे क्वेश्चन मैं आप लोगों को हिंदी में दिखा रही हूँ, ठीक है? स्क्रीन नजर आ रही है आप लोगों को? इसमें हम्म। अब ये हिंदी में पढ़िए। हिंदी नहीं आते मैम, ये बैंक। अच्छा, हिंदी ओके, फाइन फाइन, नो प्रॉब्लम। हिंदी में कौन पढ़ेगा? चलिए, प्रणव आप पढ़िए हिंदी में। धार्मिक कट्टरता जन्य नागरिक अपराध संविधान के अंतर्गत दंडनीय। ठीक है, आप मुझे बताइए नागरिक अपराध का मतलब क्या है? कोई एक नागरिक अपराध बता दीजिए। मैम रॉबरी। रॉबरी, ठीक है। आप हाँ। लोग को समझ में आ गया, नागरिक अपराध मतलब यही होता है, ऐसा म्यूट कर लीजिए। तो नागरिक अपराध का मतलब ऐसा कोई अपराध जिसको हम बहुत जघन्य अपराध नहीं बोलेंगे, फाइन। और एक और कनेक्शन बता रही, ऐसा अपराध जो नागरिक करते हैं, नागरिक अपराध, ऐसा अपराध जो नागरिक करते हैं, फाइन। अच्छा, अब उसके बाद मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन, सिविल रॉन्ग का मतलब समझ में आ गया। अब उसके बाद मुझे संदीप बताइए, नेक्स्ट वर्ड आ रहा है रिलीजियस बिगॉट्री। टोटल 8 शब्द है, सुनिए सुनिए, टोटल 8 शब्द है। तो मैं इमर्जिंग और फ्रॉम ये हटा रही हूँ, ठीक है? अब रिलीजियस बिगॉट्री आप हिंदी में भी पढ़ोगे संदीप, इंग्लिश में पढ़ोगे, और रिलीजियस बिगॉट्री का मतलब बताओगे। यस मैम। हम्म। हिंदी में मैम धार्मिक कट्टरताजन्य, हम्म। और इंग्लिश में रिलीजियस बाइकॉटरी। क्या मतलब है इसका? एम शायद एक्सट्रीमिस्ट या फंडामेंटलिस्ट हो सकता फंडामेंटलिस्ट का मतलब क्या है? एक और नया शब्द लेकर आ गए, फंडामेंटलिस्ट का मतलब क्या है? है मैम, जो अपने रिलीजियस के प्रति थोड़ा एक्सट्रीम हो, वेरी एक्सट्रीमिस्ट। नाइस, वेरी नाइस। देखिए, रिलीजियस बिगॉट्री का मतलब होता है जो अपने रिलीजन के प्रति बहुत एक्सट्रीम व्यू रखता हो। एक्सट्रीम व्यू भी नहीं बोलूंगी, आ, बहुत ज्यादा अपने रिलीजन को सुपीरियर समझता हो, उसमें भी दिक्कत नहीं है, समझे, सुपीरियर। मगर दूसरे के रिलीजन को इंफीरियर समझता है, उसको हम कहते हैं रिलीजियस बिगॉट्री। अपने, और ये रिलीजियस बिगॉट्री को आप रिलीजियस शॉविनिज्म भी बोल सकते हैं। शॉविनिज्म जो सी से शुरू होता है, CHAU। शॉविनिज्म का मतलब होता है अपने आप को सुपीरियर समझना, दूसरे को इंफीरियर समझना। इसलिए शॉविनिज्म मेल से भी कनेक्टेड है, मेल शॉविनिज्म, मेल का मतलब पुरुष। तो मेल अपने आप को सुपीरियर समझते हैं और जो फीमेल्स है उनको इंफीरियर समझते हैं, फाइन। कास्ट शॉविनिज्म भी हो सकता है, अपने कास्ट को सुप्रीम समझना, दूसरे के कास्ट को इंफीरियर समझना। तो रिलीजियस बिगॉट्री एक तरीके का पागलपन है, ठीक है? और एक अपने सीमा को लांग कर आप और सिविल रॉन्ग कर रहे हो, यानी नागरिक अपराध कर रहे हो। अब नेक्स्ट है कॉन्स्टिट्यूशनली पनिशेबल। अब इसका मतलब, तरुण आप हो क्या क्लास में? अगर हो तो यस मैम।
कॉन्स्टिट्यूशनली पनिशेबल का मतलब बताइए। मैम कॉन्स्टिट्यूशनल से मैम मैम उसके मैम अपोजिट काम करता है, जो मैम जो इलीगल काम करता है मैम वो नहीं, कॉन्स्टिट्यूशनली पनिशेबल का मतलब बताइए। अब हिंदी पढ़िए तरुण, हिंदी अ, पढ़ना बहुत जरूरी है। संविधान के अंतर्गत दंडनीय। हम्म, अ, मैम जो संविधान मतलब मैम जो कॉन्स्टिट्यूट मैम संविधान के अतिरिक्त मैम जो पनिशमेंट दी अतिरिक्त जाती है, नहीं है, अतिरिक्त नहीं है, अंतर्गत है। सॉरी अंतर्गत जो मैम पनिशमेंट दी जाती है वो। हाँ, यानी हमारे संविधान में ऐसा कोई प्रोविजन होना चाहिए जिसमें हम पनिश कर सकते हैं एनी सिविल रॉन्ग। गॉट इट। अच्छा, अब लास्ट मुझे जुगल किशोर आप बताएंगे इस पूरे, हमें सिविल रॉन्ग का मतलब पता चल गया, ऐसा रॉन्ग जो सिविलियंस कर रहे हैं। ओके, जैसे रॉबरी हो गई, कुछ भी। अच्छा, मुझे रेलिजियस बेकॉटरी का आपको मतलब पता चल गया, कॉन्स्टिट्यूशनली पनिशेबल का मतलब बता दिया। अब मुझे बताइए पूरे ऐसे क्वेश्चन का मतलब क्या है, जुगल किशोर। शायद क्लास में नहीं है। गणेश आप बताइए। यस मैम। हाँ, मतलब रिलीजियस बायगोट्री से जो सिविल रॉन्ग्स होते हैं गुड, उसको कॉन्स्टिट्यूशनली पनिश करना चाहिए। करना चाहिए। वेरी नाइस। ये अब इस समझ, आपको इस तरह से ऐसे क्वेश्चन समझना है। सुनिए, अब देखिए, सुनिए, आप लोग कौन सा ऐसे क्वेश्चन चूज करोगे, कौन सा ऐसे क्वेश्चन नहीं चूज करोगे, वो डिपेंड करता है कि टोटलिटी में आपको ऐसे क्वेश्चन समझ में आया है कि नहीं। अगर ये अभी जो गणेश ने बोला ना, इसको कहते हैं टोटल अंडरस्टैंडिंग ऑफ द ऐसे क्वेश्चन। फाइन, मगर अभी भी आपको पता नहीं है कि आपको चूज करना है कि नहीं। तो इस ऐसे क्वेश्चन का मतलब ये है, रिलीजियस बिगॉट्स जब सिविल रॉन्ग कमिट कर रहे हैं तो उनको पनिश करना चाहिए। सिंपल सी चीज ये है, कॉन्स्टिट्यूशनली पनिशेबल इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, उसको पनिश करना चाहिए अंडर लॉ। बस सिंपल सी चीज ये। गॉट इट। अब आपको ये ऐसे क्वेश्चन चूज करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, वो डिपेंड करता है स्टूडेंट, ये आपको इसके इस आई मीन इससे रिलेटेड आपके पास कंटेंट है कि नहीं, ये इम्पोर्टेंट चीज है। तो चलिए अब हम देखते हैं। सच ऐसे क्वेश्चन मेक्स द कैंडिडेट। अब स्टूडेंट एक और इम्पोर्टेंट चीज है कि ये जो ऐसे क्वेश्चन है, मैं वापस उसमें आ रही हूँ। अब आपको ये ऐसे क्वेश्चन समझ में आ गया कि रिलीजियस बिकॉज अगर सिविल रॉन्ग कमिट कर रहे हैं तो उनको कॉन्स्टिट्यूशनली उनको पनिश करना चाहिए। ठीक है, ये ऐसे क्वेश्चन है। अब मुझे नेक्स्ट चीज आप लोगों को ये देखना है कि मुझे ये ऐसे क्वेश्चन लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए, क्या मैं इसको अटेम्प्ट करूं या नहीं करूं। तो आपको ये डिसाइड करना है कि मेरे पास इस ऐसे क्वेश्चन से कनेक्टेड कंटेंट है या नहीं। अगर है तो मैं क्वेश्चन अटेम्प्ट करूंगा, नहीं है तो मैं क्वेश्चन अटेम्प्ट नहीं करूंगा। ये सब भूल जाओ, मेरे पास लैंग्वेज नहीं है, मेरे को आज लिखना, ये सब नहीं। आप एग्जाम देने बैठे हो, आपको हर हालत में अटेम्प्ट करना है और समझदारी से अटेम्प्ट करना है। ओके, सबकी अपनी लिमिटेशन है, सबके अपने ड्रॉबैक्स होते हैं। उन ड्रॉबैक्स और लिमिटेशंस के साथ ही आपको ऐसे क्वेश्चन अटेम्प्ट करना है, कोई परफेक्ट नहीं होता है। तो आपके पास कंटेंट है कि नहीं, तो कंटेंट आपको डिसाइड करने के आप डिसाइड करोगे ना मेरे पास कंटेंट है कि नहीं। तो मुझे अब आप लोगों को ये आई मीन ये क्वेश्चन है मेरा कि मेघा से मैं क्वेश्चन पूछ रही हूँ कि आप लोग आई मीन मतलब कि मेरे पास कंटेंट है कि नहीं, ये डिसाइड करना है आपको। तो सबसे पहले तो आपको ये डिसाइड करना पड़ेगा कि मुझे किस पे ज्यादा इस पे बात करनी है। क्या मुझे सिविल रॉन्ग के ऊपर बात करनी है, क्या मुझे रिलीजियस बिगॉटरी पे बात करनी है, क्या मुझे कॉन्स्टिट्यूशनली पनिशेबल के बारे में बात करनी है। मुझे कंटेंट, मुझे देखना है कि मेरे पास इस ऐसे क्वेश्चन से कनेक्टेड कंटेंट है कि नहीं।
मगर ये इस ऐसे क्वेश्चन में 3 कीवर्ड्स है, तो इस 3 कीवर्ड्स में मुझे मेन बॉडी, ऐसे में इंट्रोडक्शन, मेन बॉडी और कंक्लूजन होता है। तो मेन बॉडी में मैं किसके बारे में सबसे ज्यादा बात करूंगा? सिविल रॉन्ग के बारे में, रिलीजियस बिगॉटरी के बारे में, कॉन्स्टिट्यूशनल पनिशेबल के बारे में। अगर आपको लगता है कि मुझे सिविल रॉन्ग के बारे में बात करनी, तो फिर आपको सोचना पड़ेगा कि मेरे पास सिविल रॉन्ग से कनेक्टेड कंटेंट है कि नहीं। अगर आपको लगता है कि आपको रिलीजियस बिगॉटरी के बारे में मेन बॉडी में बात करना है, तो फिर आपको आइडेंटिफाई करना पड़ेगा कि आपके पास कंटेंट है कि नहीं कनेक्टेड टू रिलीजियस बिगॉटरी। अगर आपको लगता है कि आपको कॉन्स्टिट्यूशनली पनिशेबल के बारे में मेन बॉडी में बात करना, सबसे ज्यादा किसके बारे में बात करना है, उसी से रिलेटेड आपके पास कंटेंट है कि नहीं, आपको ये डिसाइड करना है। तो मेघा, मुझे आप ये बताइए कि इस ऐसे क्वेश्चन में 3 कीवर्ड है, इस 3 कीवर्ड में आपको किसके बारे में सबसे ज्यादा मेन बॉडी में बात करनी है? मैम कॉन्स्टिट्यूशनल पनिशेबल हम्म, के बारे में के बारे बताना में है ज्यादा बात करनी है, ठीक है। तरुण आप बताइए, सब कोई मुझे एक एक करके बताएंगे। तरुण आप बताइए, किसके बारे में सबसे ज्यादा बात करेंगे? मैम रिलीजियस बाइगोट्री। रिलीजियस बाइगोट्री के बारे में बात करेंगे। अंजुल आप बताइए, किसके बारे में बात करेंगे? दिबाकर आप बताइए, किसके बारे में बात करेंगे? हाँ मैम, रिलीजियस बाइगोट्री। गणेश किसके बारे में बात करेंगे? सिविल रॉन्ग्स। जुगल किशोर किसके बारे में बात करेंगे? प्रणव किसके बारे में बात करेंगे? मैम रिलीजियस बाइगोट्री। संदीप किसके बारे में बात करेंगे? मैम रिलीजियस बाइकॉटरी। और कौन बच्चा है बताओ? ओके, ठीक है। अब हमें ये डिसाइड करना है। आपको पता है, अगर आपने गलत बोला, गलत आइडेंटिफाई किया आपने कि मुझे इसके बारे में बात करनी है, जबकि सही कुछ और है, किसी और कीवर्ड के बारे में बात करना है। सपोज सही कॉन्स्टिट्यूशनली पनिशेबल है, सपोज सही ये है, और मगर आपको ये सही नहीं लगा, आपको लगा रिलीजियस बिगॉटरी के बारे में बात करना है, और आपको लगा रिलीजियस बिगॉटरी के बारे में बात करना, और आपने इसी के बारे में बात कर ली मेन बॉडी में, तो आपको पता है आपका ऐसे क्वेश्चन का जो कंटेंट होगा वो डेविएटेड होगा। आप ऐसे क्वेश्चन को जस्टिफाई नहीं कर पाओगे अगर सही ये है और आपने इसके बारे में बात कर। गॉट इट? इतना इम्पोर्टेंट होता है ऐसे क्वेश्चन में का एक एक कीवर्ड का मतलब समझना, और उस कीवर्ड में फिर ढूंढना कि किसके बारे में सबसे ज्यादा बात करें। फाइन, ठीक है। अभी हम इसके बारे में बात नहीं करेंगे क्योंकि उसका एक अलग प्रैक्टिस है कि किसके बारे में सबसे ज्यादा बात करनी है। मैं इसके अकॉर्डिंग ही चलूंगी, ठीक है। म्यूट कर लो। अच्छा, अब है वर्ड्स यूज इन द essay question provide a useful clue of how your essay content would be structured। अगर आपको सभी वर्ड्स के मतलब पता चल गए, फिर आपको अच्छे से पता चल जाएगा मुझे अपने ऐसे क्वेश्चन को कैसे स्ट्रक्चर करना है। अगर ऐसा कोई भी वर्ड है ऐसे क्वेश्चन में, कीवर्ड जो अनफेमिलियर है या आपने उसको मिस इंटरप्रेट कर दिया, तो आपका कंटेंट होगा वो इररेलेवेंट हो जाएगा। इसीलिए ऐसे क्वेश्चन को सेलेक्ट करने के पहले अपने आप को अश्योर करो कि आपने जो भी वर्ड का मतलब समझा है वो सही समझा है कि नहीं। इसीलिए सेफ साइड में रहने के लिए हिंदी और इंग्लिश दोनों पढ़ो। तो दिवाकर, आपको हिंदी आती ही नहीं, पढ़ना ही नहीं आता हिंदी? मैम बोल सकता हूँ मतलब, और पकड़ना नहीं आता है लिखने, जो लिखा है ना हिंदी में। अच्छा ठीक है, कोई, ओके फाइन। एनीवेज कोई दिक्कत नहीं है, ऐसे आप इंग्लिश में ही पढ़ लेना, ठीक है। अब मैंने अभी आपसे एक क्वेश्चन पूछा था, ठीक है, कि किसके बारे में आप सबसे ज्यादा बात करेंगे अपने मेन बॉडी ना। अभी इसको हम देखते हैं, आइडेंटिफाइंग द टॉपिक ऑफ द ऐसे क्वेश्चन। अब अभी हमने जो पढ़ा है
ये वाला क्वेश्चन, सिविल रॉन्ग इमर्जिंग फ्रॉम रिलीजियस बिगॉटरी कॉन्स्टिट्यूशनली पनिशेबल। तो मुझे संदीप आप बताइए ये कौन से ब्रॉड टॉपिक पर बेस्ड है ये वाला क्वेश्चन, कौन से ब्रॉड टॉपिक पे बेस्ड है ये क्वेश्चन? एनवायरमेंट पे बेस्ड है, पॉलिटिक्स बेस्ड क्वेश्चन है? सोशल बेस्ड, नहीं। पॉलिटिकल। अब अच्छे से देखो ना भाई, इतना साफ साफ तो नजर आ ही रहा है। मैम पॉलिटिकल, सोशो पॉलिटिकल। नहीं नहीं भाई, आप तो सब कुछ ले आओ ना, सोशियो पॉलिटिको इकोनॉमिकल सारा ले आओ फिर। ठीक है, चलो म्यूट करो। प्रणव बताइए किस पे बेस्ड है? मैम रिलीजियस। रिलीजन पे बेस्ड है, रिलीजियस बिगॉटरी। म्यूट कर लेना सभी कोई। रिलीजन पे मैम बेस्ड है ये क्वेश्चन। मैम रिलीजियस भी तो सोशल का आया है। अरे अलग पार्ट है, आपको पता नहीं इतना बड़ा मुद्दा बना है। देखिए एक चीज मैं बताती हूँ, हर चीज इंटरकनेक्टेड है। रिलीजन पे कुछ आएगा तो वो सोसाइटी को भी हैम्पर करेगा, सोसाइटी पे कुछ आएगा तो वो रिलीजन को भी हैम्पर करेगा। और सोसाइटी एक बहुत ब्रॉडर एस्पेक्ट है जिसके अंदर रिलीजन, पॉलिटिक्स, इकोनॉमिक्स सब कुछ आ जाता है उसके अंदर। ओके, एनीवेज, तो ये रिलीजन बेस्ड क्वेश्चन है। तो आपको सबसे पहले टॉपिक आइडेंटिफाई करना है। जैसे कि ये वाला आप देखिए, each essay question is based on certain topic that needs to be recognized, बहुत जरूरी है। तो आप है ना डेविएट नहीं होगे। कोई कोई टॉपिक ऐसा है जो आपको एक इल्यूजन देता है, भ्रम देता है कि है ना ये क्वेश्चन इकोनॉमिक बेस्ड है, पॉलिटिक्स बेस्ड है। तो आपको ये चीज समझना है। जैसे द एसे क्वेश्चन ऑफ 2019, सस्टेनेबल फार्मिंग इज नीड ऑफ, म्यूट कर लेना, सस्टेनेबल फार्मिंग इज द नीड ऑफ द आवर देन रेटोरिकल प्रोमिसेस, ये 2019 में पूछा था। ये एग्रीकल्चर बेस्ड टॉपिक है, सस्टेनेबल फार्मिंग एग्रीकल्चर बेस्ड टॉपिक है। तो पता है क्या होता है, हम लोगों को लगता है कि अच्छा ये रिलीजन बेस्ड टॉपिक है, ये एग्रीकल्चर बेस्ड टॉपिक है। हम टोटालिटी में ऐसे क्वेश्चन को नहीं समझते। टोटालिटी में समझने का मतलब ऐसे क्वेश्चन को पूरा स्प्लिट करके, हमने अभी कैसे ऐसे क्वेश्चन को समझा है, तोड़ तोड़ के समझा है ना। तो तोड़ तोड़ के समझना, सिंथेसाइज करना, एनालाइज करना, फिर टोटालिटी में समझना। मगर कोई कोई स्टूडेंट्स क्या होते हैं, अच्छा सस्टेनेबल फार्मिंग इज द नीड ऑफ द आवर एंड देन रेटोरिकल प्रॉमिस, ओ मुझे तो सस्टेनेबल फार्मिंग के बारे में बहुत कुछ पता है, मैं तो इसको फट से लिख दूंगा। और वो सीधे शुरू हो जाते हैं फट से लिख, क्योंकि उनको लगता है अच्छा ये एग्रीकल्चर बेस्ड टॉपिक है। इसीलिए ये समझना जरूरी है, अच्छा ये रिलीजन बेस्ड टॉपिक है, मगर मगर इसको डील अलग तरीके से करना है। आपको ये ऐसे क्वेश्चन को लिखने के लिए आपको रेटोरिकल का भी मतलब पता होना चाहिए। ठीक है, on its identification you may have this false belief that you have understood the essay question its letter and spirit। हमने अभी जो रिलीजियस बिगॉटरी वाला समझा ऐसे क्वेश्चन, वो लेटर स्पिरिट में समझा है। आप देखोगे 2014 से 2019 तक इतने सारे ऐसे क्वेश्चन आए हैं एग्रीकल्चर बेस्ड पे, मगर सब कुछ को अलग तरीके से डील करना है। ओके, अब हम आते हैं ऐसे क्वेश्चन को स्प्लिट करना। ठीक है, मैंने आप लोगों से पूछा था कि किस पे आपको सबसे ज्यादा बात करनी है। सिविल रॉन्ग इमर्जिंग फ्रॉम रिलीजियस बिगॉटरी इज कॉन्स्टिट्यूशनली पनिशेबल। मैंने आपसे पूछा किसके बारे में सबसे ज्यादा बात करनी है। तो सबसे ज्यादा जो स्टूडेंट्स हैं उन्होंने बात किया है, उन्होंने बोला रिलीजियस बिगॉटरी। तरुण ने बोला सिविल रॉन्ग, और एक दो लोगों ने कहा कॉन्स्टिट्यूशनली पनिशेबल। ठीक है, तो कैसे आप डिसाइड करते हो, आपने कैसे डिसाइड कर दिया सिविल रॉन्ग पे बात करनी है, कैसे डिसाइड कर दिया कॉन्स्टिट्यूशनल पनिशेबल पे बात करनी है? तो कोई तो एक होना चाहिए ना, एक बेस होना चाहिए जिसपे हम डिसाइड करें। तो गणेश आपने क्या बोला था? सिविल रॉन्ग बोला था मैम। और तरुण ने भी सिविल रॉन्ग बोला था ना, नो मैम। रिलीजियस बिगॉटरी बोला था। यस मैम। तो तरुण आप मुझे बताइए रिलीजियस बिगॉटरी किस बेस पे बोला? मैम क्योंकि मैम इसमें मैम रिलीजियस के बारे में बात कर रहे हैं कि मैम जो इमर्जिंग हो रही है उस सिविल रॉन्ग के, इसलिए मैम।
अच्छा गणेश, आपने सिविल रॉन्ग क्यों बोला? मतलब मैम सिविल रॉन्ग से शुरू करके फिर इंटरकनेक्ट करके फिर कॉन्स्टिट्यूशनल पनिशमेंट। अच्छा। ठीक है, अब देखिए, एक्चुअली में हम लोगों को सिविल रॉन्ग के बारे में ही बात करनी है। और गणेश ने जो कहा एकदम सही, सिविल रॉन्ग को रेजिस बिगॉटरी से कनेक्ट करके, और फिर सिविल रॉन्ग कौन कमिट कर रहा है? रेजिस बिगॉटरी तो कमिट कर रहे हैं। हम बस सिविल रॉन्ग और रिलीजियस बिगॉटरी के बारे में ही बात करना है। कॉन्स्टिट्यूशनली पनिशेबल के बारे में हमने सिर्फ इतना ही बोलना है कि इसको पनिश करना चाहिए, इसको पनिश करना चाहिए, इसको पनिश करना चाहिए, अंडर कॉन्स्टिट्यूशन इसको पनिश करना चाहिए, अंडर लॉ इसको पनिश करना है, बस इतना ही बोलना है। बेसिकली हम लोगों को बात बेसिकली सिविल रॉन्ग के बारे में बात करनी है। अब हम, आप खुद सोचिए सुनिए, हम कैसे बोलेंगे कि इसको पनिश करना है? हम बताएंगे कि उसने बहुत जघन्य सिविल रॉन्ग किया है, बहुत ग्रेव सिविल रॉन्ग किया है, इसीलिए इसको पनिश करना चाहिए। तो हम सिविल रॉन्ग को बहुत ज्यादा एम्फेसाइज करेंगे। कौन कर रहा है सिविल रॉन्ग? रिलीजियस बिगॉट्स कर रहे हैं। तो किसको पनिश करना चाहिए? रिलीजियस बिगॉट्स को करना चाहिए। क्यों करना चाहिए? क्योंकि इसने सिविल रॉन्ग कमिट किया है। कौन सा सिविल रॉन्ग कमिट किया है? तो ये जो कौन सा सिविल रॉन्ग कमिट किया है, आपको उसका मेन बॉडी में बात करना है कि क्या क्या सिविल रॉन्ग कमिट किया है, राइट? एनीवेज, अब ये तो मैंने आपको ऐसे समझा दिया है, मगर उसका भी एक तरीका है आइडेंटिफाई करने का। देखिए, जब आपको इसमें सिविल रॉन्ग इमर्जिंग फ्रॉम रिलीजियस बिगॉटरी, देखिए कितना है ना, यूपीएससी भी कैसे इनडायरेक्टली पूछा है, सिविल रॉन्ग कमिटेड बाय रिलीजियस बिगॉटरी लिख सकते थे ना, क्वेश्चन सेट कमिटेड बाय रिलीजियस बिगॉटरी नहीं लिखा, कमिटेड बाय, कितना आसान हो जाता, मगर क्या लिखा है? इमर्जिंग फ्रॉम रिलीजियस बिगॉटरी। ठीक है, एनीवेज, कमिटेड बाय रिलीजियस बिगॉट्स लिख सकते थे तो बहुत क्लियर हो जाता क्वेश्चन, मगर क्यों क्लियर करना है भाई, है ना? थोड़ा सा ट्रिकी वे में उन्होंने क्वेश्चन सेट किया है। एनीवेज, तो देखिए, जब आपको ऐसे क्वेश्चन में तीन, आपको तीन, कभी दो की कंपोनेंट दिखते हैं, कभी तीन दिखते हैं, कभी चार भी दिख सकते हैं, चार वाला भी है हमारे पास। ओके, तो जितना ज्यादा की कंपोनेंट्स होगा ना स्टूडेंट्स, जैसे यहाँ पर आपको सिविल रॉन्ग, रिलीजियस बिगॉटरी, कॉन्स्टिट्यूशन मिला, इतना ज्यादा की कंपोनेंट होगा ना स्टूडेंट, आप ध्यान रखना उतना ही डिफिकल्ट ऐसे क्वेश्चन होगा। तो ऐसे क्वेश्चन चूज करने में आपको बहुत आसान हो जाएगा। अच्छा यार, इसमें तो चार चार की कंपोनेंट्स है, मैं इसको डील नहीं कर सकता हूँ। या कोई बोलेगा अरे चार चार की कंपोनेंट, मैंने तो बहुत प्रैक्टिस किया, मैं डील कर सकता हूँ, तो अटेम्प्ट करो। मुझे चारों की कंपोनेंट्स के मतलब पता है, और मुझे ये भी समझ में आ गया किसके बारे में सबसे ज्यादा बताना है, मैं डील कर लूंगा। इसमें दो ही की कंपोनेंट है, वाओ, मुझे पता है इस दो में से किसके बारे में बताना है, मैं आराम से डील कर लूंगा, मुझे दोनों का मतलब पता है। तो चूज करने का तरीका आप लोगों को समझ में आ गया। एनीवेज, अब आगे बढ़ते हैं। देखिए, आपको की कंपोनेंट को डिवाइड करना है जनरल कंपोनेंट और स्पेसिफिक कंपोनेंट। इससे क्या होगा? इससे ये होगा कि आप डिफरेंट की कंपोनेंट्स में रिलेशनशिप आप बना पाओगे। अभी जैसे गणेश ने कहा इंटरकनेक्ट करना, ये रिलेशनशिप बिल्डअप कर पाओगे। फिर आपको कंटेंट सिलेक्ट करने में आसानी हो जाएगी। अगर आप बोलोगे कि मुझे कॉन्स्टिट्यूशनल पनिशेबल के बारे में बहुत ज्यादा बात करनी है, तो आप कॉन्स्टिट्यूशनल पनिशेबल के बारे में कंटेंट ढूंढना शुरू करोगे। अगर आप बोलोगे मुझे रिलीजियस बिकॉज के बारे में बात करनी है, तो उसके बारे में आप कंटेंट ढूंढना शुरू करोगे। अगर आपको लगता है कि नहीं, मुझे सिविल रॉन्ग के बारे में बात करनी है, सिविल रॉन्ग के बारे में कंटेंट ढूंढ, तो सिलेक्शन ऑफ कंटेंट आपका आसान हो जाएगा। वरना तो सब हाथ हैजर्ड, सब कुछ हैप्पैजेड होगा, पूरा मैच। आप बोलोगे चलो मैं सिविल रॉन्ग के बारे में, चलो मैं फिर इसको रिलीजियस, नहीं, ये नहीं सीधे। तो सिलेक्शन ऑफ कंटेंट बहुत आसान हो जाएगा। आप कंटेंट को मॉडिफाई कर सकते हो एज पर द डिमांड। ओके, फिर आप पीस ऑफ कंटेंट को ब्रेक कर सकते हो पैराग्राफ में। अच्छा, मैंने एक सिविल रॉन्ग के बारे में बता दिया जो रिलीजियस बिकॉज कमिट करते हैं। चलिए, एक सिविल रॉन्ग के बारे में बताया, उसके लिए मैंने एक पैराग्राफ दे दिया, और मैंने बोला भाई इसको तो कॉन्स्टिट्यूशनली पनिशेबल है ये वाला। अब मैंने सेकंड पैराग्राफ मैंने लिया, उसका सेकंड सिविल रॉन्ग बताया। जैसे एक सिविल रॉन्ग है, देखिए रिलीजियस बिकॉज जो करते हैं ना, रिलीजियस बिकॉज का क्या होता है, वो लोग क्या करते हैं कि वो लोग जो भी करते हैं उसकी वजह से राइट्स होते हैं। राइट जहाँ पे हो गया, आप देखना, वहां पे प्रॉपर्टी जो है, गवर्नमेंट की प्रॉपर्टी है, पर्सनल प्रॉपर्टी, वो डैमेज होती है, डिस्ट्रॉय होती है। ये एक सिविल रॉन्ग है। दूसरा सिविल रॉन्ग क्या होता है? डिस्प्लेसमेंट ऑफ द पॉपुलेशन। तो एक डैमेज होती है,
प्रॉपर्टी, लाइफ एंड प्रॉपर्टी का डैमेज जो होता है वो एक पैराग्राफ में मैंने बता दिया, तो ये कॉन्स्टिट्यूशनली पनिशेबल। दूसरे पैराग्राफ में मैंने बता दिया एक सिविल रॉन्ग कि डिस्प्लेसमेंट ऑफ द पॉपुलेशन हो गया, एक डिस्प्लेसमेंट ऑफ पॉपुलेशन मैंने बता दिया। और फिर आप देखोगे मेरे पास, मैं सीए वाला मैं नहीं लूंगी भाई, सीए वाले में भी राइट हुआ था मगर मैं नहीं लूंगी उसको, मुझे ना गवर्नमेंट के को हर्ट नहीं करना उनके सेंटिमेंट्स को। तो मैंने क्या किया, 1947 पार्टीशन का एग्जांपल ले लिया, वो एक सिविल रॉन्ग हुआ ही था, ठीक है, मतलब कि वो तो हॉरिफिक था, तो मैंने वो वाला ले लिया। डिस्प्लेसमेंट ऑफ पॉपुलेशन हुआ, ठीक है, कॉन्स्टिट्यूशनली पनिशेबल। ऐसे करके एक एक पैराग्राफ एक एक सिविल रॉन्ग के बारे में ले लेकर कॉन्स्टिट्यूशनली पनिशेबल बस बोलते सिर्फ उसको, मुझे कॉन्स्टिट्यूशनल पनिशेबल को मुझे कुछ इलाबोरेट करने की जरूरत ही नहीं, मुझे सिर्फ वो वर्ड लेकर आना है। एनीवेज, तो कंटेंट का प्रेजेंटेशन बहुत अच्छे से होगा, ऑर्गेनाइज मैनर में होगा। और आपको एक और अच्छी चीज क्या है, स्टूडेंट्स को पता ही नहीं चलता यार मैं इंट्रोडक्शन क्या लिखूं, वो लोग तो फर्स्ट वर्ड लिखने के पहले ही ब्लैंक हो जाते हैं, यार इंट्रोडक्शन क्या लिखे, गॉट इट। तो आपको इंट्रोडक्शन लिखने में भी आसान हो जाएगा। अरे स्पेसिफिक कंपोनेंट और जनरल कंपोनेंट तो मुझे पता है इंट्रोडक्शन क्या लिखना, और कंक्लूजन लिखने में भी आराम हो जाएगा, मतलब बहुत, आई टेल यू स्टूडेंट, बहुत आराम होगा, बहुत इजी वे में, स्मूथ वे में आप लोग ना ऐसे लिख सकते हो, और ऑर्गेनाइज ऐसे लिखोगे और बिल्कुल डर भी नहीं लगेगा, प्रोवाइडेड यू हैव गॉट द कंटेंट। फाइन, चलिए अब हम लोग एक फिर से एक एक्सरसाइज करते हैं स्टूडेंट्स। ठीक है, मैं अब है ना 2019 का पेपर निकालती हूँ। एक काम करती हूँ, पहले 2018 इसको ही हम है ना करते हैं, इसी के बारे में बात करते हैं, ठीक है। सिविल रॉन्ग इमर्जिंग फ्रॉम रिलीजियस बिगॉटरी कॉन्स्टिट्यूशनली पनिशेबल। अब इसका, सिंस हमने इस क्वेश्चन को लिया है तो इस क्वेश्चन को ही हम आगे बढ़ाकर जनरल कंपोनेंट और स्पेसिफिक कंपोनेंट के बारे में बात करेंगे। तो यहाँ मैं लिख नहीं सकती हूँ, तो मैं वापस से में जाती हूँ, ठीक है। क्वेश्चन है सिविल रॉन्ग इमर्जिंग फ्रॉम रिलीजियस बिगॉटरी कॉन्स्टिट्यूशनली पनिशेबल, ठीक है। मैंने पेन नहीं लिया, माउस से कर रही हूँ। अब आप लोगों को ये बताना है कि इसमें से कैसे आप लोग चुनोगे कि मुझे किसके बारे में, जैसे गणेश ने तो बता दिया, चलो ठीक है, उसकी अंडरस्टैंडिंग है इस तरह की, हाँ, मगर बाकी लोग नहीं बता पाए, तो हम लोगों को ये चीज समझनी है कि कैसे डिसाइड करेंगे कि किसके बारे में सबसे ज्यादा बात करनी है। उसके लिए हमें क्या करना है, सबसे पहले हमें स्पेसिफिक कॉम्पोनेंट, सबसे पहले कीवर्ड का मतलब पता होना चाहिए, फिर स्पेसिफिक कॉम्पोनेंट और जनरल कॉम्पोनेंट के बारे में पता होना चाहिए कि जनरल कॉम्पोनेंट क्या होता है, स्पेसिफिक कॉम्पोनेंट क्या होता है, ठीक है। अब सुनिए, ये सिविल रॉन्ग है, ये रिलीजियस बिगॉटरी है, और ये कॉन्स्टिट्यूशनली पनिशेबल है। अब मैं जो क्वेश्चन पूछ रही हूँ वो आप लोग मुझे बताएंगे। अच्छा, तरुण आप मुझे बताइए कि इसमें से ऐसा कौन सा की कंपोनेंट है जो सबसे ब्रॉड है, जिसका रीच सबसे ज्यादा है, जिसका रीच सबसे ज्यादा है, जो इतना ब्रॉड है कि वो सबको, वो बाकी दो कंपोनेंट को अपने अंदर समा सकता है। ऐसा कौन सा की कंपोनेंट है जो सबसे ब्रॉड है, जिसका रीच बहुत ज्यादा है, और इतना ब्रॉड है कि वो बाकी दो कंपोनेंट्स को अपने अंदर समा सकता है। अब बताइए, सबको समझ में आ गया? मैम सिविल रॉन्ग ही होगा। अच्छा ठीक है, सिविल रॉन्ग के अंदर, अच्छा ठीक है, सिविल रॉन्ग कैसे हुआ बताएंगे आप? क्योंकि मैम सिविल रॉन्ग में मैम बहुत सारी मैम चीजें आ जाती है ना मैम।
उसके जैसे अकॉर्डिंग मैम। सिविल रॉन्ग है, ठीक जी है। मैम। अब सिविल रॉन्ग अगर ये बड़ा है तो अब देखिए, चलिए ठीक है, आप सिविल रॉन्ग बोल रहे हैं, बाकी बाकी और क्या बोल रहे हैं मैं अभी समझाऊंगी आप लोगों को। बाकी और कौन है, कोई? प्रणव बताएंगे आप? मैम सिविल रॉन्ग के अंदर ही मोस्ट ऑफ द ठीक है, ओके पॉइंट्स आ जाएंगे मैम। ठीक है, चलिए चलिए म्यूट करिए, अब मैं आपको उसको समझा रही हूँ। देखिए, रिलीजियस बिगॉट्स है जो सिविल रॉन्ग कमिट करते हैं और वो लोग कॉन्स्टिट्यूशनली पनिशेबल, राइट? फाइन, आप ये डायरेक्शन देखिए, रिलीजियस बिगॉट सिविल रॉन्ग कमिट कर रहे, कॉन्स्टिट्यूशनल। अगर मैं सिविल रॉन्ग को जनरल कॉम्पोनेंट मानती, सपोज सिविल रॉन्ग को जनरल कॉम्पोनेंट मानती, तो सॉरी नॉट सिविल रॉन्ग, कॉन्स्टिट्यूशनली पनिशेबल को अगर मैं जनरल कॉम्पोनेंट बताती हूँ, तो किसको पनिश किया जा रहा है? रिलीजियस बिगॉट्स को पनिश किया जा रहा है, ठीक है, ये स्पेसिफिक हो गया। अब क्यों पनिश किया जा रहा है? क्योंकि इसने सिविल रॉन्ग कमिट किया है, इसीलिए उसको पनिश किया जा रहा है। तो आप देखिए, कॉन्स्टिट्यूशनली पनिशेबल, अब ये साइकिल ऐसे चल रही है, देखिए, रिलीजियस बिगॉट सिविल रॉन्ग कमिट कर रहे हैं और उनको कॉन्स्टिट्यूशनली पनिश किया जा रहा है। अब ये साइकिल ऐसे आ गई, देखिए, ये दोनों कहाँ पर जा रहे हैं? ये दोनों जो है की कॉम्पोनेंट कॉन्स्टिट्यूशनली पनिशेबल में जा रहे हैं या नहीं जा रहे हैं? यस और नो? यस मैम। तो ये कॉन्स्टिट्यूशनली पनिशेबल जो है ना, ये आपका जनरल कॉम्पोनेंट हुआ। तो ध्यान रखना, अभी हम और भी क्वेश्चन पे ये काम करेंगे, इसीलिए आप ये मत सोचना सिर्फ एक ही क्वेश्चन पे कर रहे हैं। तो कॉन्स्टिट्यूशनली पनिशेबल ये आपका जनरल कॉम्पोनेंट हुआ है, और इसी के अंदर रिलीजियस बिगॉट्स और सिविल रॉन्ग आ रहे हैं। अब देखिए, अब सिविल रॉन्ग आपका जनरल कॉम्पोनेंट हो गया, फाइन, ये जनरल कॉम्पोनेंट। अब रिलीजियस बिगॉट्स और सिविल रॉन्ग में आपको जनरल कौन सा लग रहा है? रिलीजियस बिगॉट्स और सिविल रॉन्ग में जनरल कौन सा लग रहा है? रिलीजियस बिगॉट्स और सिविल रॉन्ग में जनरल कौन सा लग रहा है? मतलब ऐसा, सुनिए, जनरल का मतलब क्या है? ऐसा जिसके अंदर वो समा जाए। सिविल रॉन्ग के अंदर रिलीजियस बिगॉट्स समा रहा है कि रिलीजियस बिगॉट्स के अंदर सिविल रॉन्ग समा रहा है? ये बताइए पहले। रिलीजियस बिगॉट्स बड़ा है कि सिविल रॉन्ग बड़ा है? ये बताइए, बड़ा कौन है? मैम रिलीजियस बिगॉट्स। रिलीजियस बिगॉट्स बड़े हैं, ठीक है, और रिलीजियस बिगॉट के हाथ में सिविल रॉन्ग है। जैसे इसमें रिलीजियस बिगॉट सिविल रॉन्ग कॉन्स्टिट्यूशन में बड़ा कौन है? कॉन्स्टिट्यूशन पनिशेबल बड़ा है, उसके अंदर रिलीजियस बिगॉट्स आ रहे हैं, उसके अंदर सिविल रॉन्ग आ रहे हैं, ओके। वैसे ही अब सिविल कॉन्स्टिट्यूशन पनिशेबल जनरल कॉम्पोनेंट हो गया, रिलीजियस बिगॉट्स और सिविल रॉन्ग के अब हमने कॉन्स्टिट्यूशन पनिशेबल को हमने अलग कर दिया। अब दोनों के बीच में ये सबसे बड़ा है, तो ये भी जनरल हो गया। सिविल रॉन्ग आपका स्पेसिफिक कंपोनेंट हो गया, गॉट इट? तो अब सुनो मेरी बात, जनरल कंपोनेंट का अब हम वो सोचते हैं ना भाई, इंट्रोडक्शन कैसे लिखे, क्या लिखे इंट्रोडक्शन में? तो इंट्रोडक्शन आप दो तरीके से शुरू कर सकते हैं, या तो आप कॉन्स्टिट्यूशन से शुरू कर सकते हैं, या तो आप रिलीजियस बिगॉट से शुरू कर सकते हैं, या तो मैंने आपको ब्रॉडर थीम क्या बोला था, रिलीजन बेस्ड ऐसे क्वेश्चन है, आप रिलीजन से भी शुरू कर सकते हैं। इंट्रोडक्शन कभी भी हमें स्पेसिफिक कंपोनेंट से नहीं शुरू करना चाहिए। सिविल रॉन्ग से हम कभी भी, यानी स्पेसिफिक कंपोनेंट से कभी भी इंट्रोडक्शन हम नहीं शुरू करते हैं। इंट्रोडक्शन हमेशा जनरल एस्पेक्ट से शुरू करना चाहिए, कभी भी स्पेसिफिक से नहीं करना चाहिए, ओके। ऐसा ही एक और एक्सरसाइज हम स्टूडेंट्स करते हैं। क्लास थोड़ी सी लंबी चलेगी स्टूडेंट्स, मगर ये बहुत इंपॉर्टेंट क्लास है। हम्म,
ठीक है। अब ये क्वेश्चन आप देख रहे हो, इसका हिंदी भी पढ़ना इंग्लिश भी पढ़ना। हम एक्सरसाइज शुरू करते हैं, ठीक है। स्टूडेंट्स कम हो गए हैं मगर करना तो पड़ेगा ही। सस्टेनेबल फार्मिंग हम ले रहे हैं, ये वाला क्वेश्चन। सस्टेनेबल फार्मिंग इज द नीड ऑफ आर देन रिटोरिकल प्रोमिसेस। हिंदी भी पढ़ो इंग्लिश भी पढ़ो, पहले अच्छे से समझो। मेरा पहला क्वेश्चन होगा कि सबका मतलब बताना। ओके, पहला क्वेश्चन सबका मतलब बताना। पहले कीवर्ड, सॉरी, फर्स्ट क्वेश्चन, ऐसे क्वेश्चन में कितने वर्ड्स हैं। सेकंड क्वेश्चन, ऐसे क्वेश्चन में कितने कीवर्ड्स हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन, ऐसे क्वेश्चन में कितने वर्ड्स से गिन लेते हैं, वो तो कोई भी गिन लेगा। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 वर्ड्स है। फाइन, ओके। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऐसे क्वेश्चन में कितने कीवर्ड्स हैं। संदीप बताइए, ऐसे क्वेश्चन में कितने कीवर्ड्स हैं। मैम 1, मैम 2, 2, कौन कौन सा है। सस्टेनेबल फार्मिंग एंड रेटोरिकल प्रोमिसेस। वेरी नाइस, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, तरुण मुझे बताइए सस्टेनेबल फार्मिंग का मतलब क्या होता है। मैम उस पर मैम हिंदी में टिकाऊ कृषि। वो तो मुझे भी दिख रहा है, मगर टिकाऊ कृषि का मतलब क्या हुआ। हम्म, मैम जो मैम जिसमें मैम पेस्टिसाइड्स और इंसेक्टिसाइड्स में मतलब उससे प्रोटेक्ट रहे मैम वो। और इलैबोरेट करो। अ, मैम मैम इतना ही पता है मैम मेरे को। अच्छा ठीक है। संदीप, नहीं संदीप, प्रणव आप बताइए सस्टेनेबल फार्मिंग का मतलब क्या हुआ। मैम बेस ऑन द बेस ऑफ कन्वेंशनल फार्मिंग और कन्वेंशनल फार्मिंग, वेरी नाइस। अब कन्वेंशनल फार्मिंग का मतलब क्या हुआ, गणेश आप बताएंगे। मैम विदाउट डिस्टर्बिंग नेचर। वेरी नाइस। तो बेसिकली विदाउट, म्यूट कर लेना, विदाउट डिस्टर्बिंग नेचर यानी इन्वायरमेंट को बिना हार्म किए फार्मिंग, उसको हम कहते हैं सस्टेनेबल फार्मिंग या ऑर्गेनिक फार्मिंग। ठीक है ना, ऑर्गेनिक। ओके, यानी हम खाद जो यूज कर रहे हैं ना, हम कोई केमिकल यूज नहीं करेंगे। अनसस्टेनेबल फार्मिंग का मतलब होता है केमिकल फार्मिंग, और सस्टेनेबल फार्मिंग में नॉन केमिकल फार्मिंग, जिसको हम ऑर्गेनिक फार्मिंग यूज करते हैं। ओके, एनीवेज ये हो गया। अब रेटोरिकल प्रोमिसेस की मतलब क्या हुआ, चलिए तरुण बताइए रेटोरिकल प्रोमिसेस का मतलब क्या हुआ। मैम प्रोमिसेस का तो मैम समझ में आ रहा है मैम, पर मैम हिंदी देखो, हिंदी क्यों दिया हुआ है। मैम वो तो मैम इसमें मैम समझ में आ रहा है। शब्दांड बर पूर्ण वादाओं वादे हैं हाँ। मैम जो। हम्म, आपको ये नेगेटिव लग रहा है कि पॉजिटिव लग रहा है, इतना बता दीजिए। ये जो रेटोरिकल प्रोमिसेस है, आपने हिंदी भी पढ़ी इंग्लिश भी पढ़ी, बहुत सारे वर्ड से हम जो फेमिलियर नहीं होंगे, मगर आपको बताना है कि ये नेगेटिव वर्ड है कि पॉजिटिव वर्ड है। मैम पॉजिटिव लग रहा है। पॉजिटिव लग रहा है। अच्छे से हिंदी देखिए, शब्द, इसको हिंदी में कौन पढ़ सकता है, अच्छे से प्रोनाउंस करो हिंदी में, कौन पढ़ेगा। मैम आडंबर, शब्दाडंबर पूर्ण। एक्चुअली आडंबर से आया। आडंबर पता है क्या होता है, जो आडंबर नहीं करते, शो ऑफ करते हैं, उसको हिंदी में आडंबर कहते हैं। तो शब्दाडंबर पूर्ण बाधाओं, तो इसका मतलब ये है कि सिर्फ अ, खोखला प्रॉमिस करना, एम्प्टी प्रोमिसेस, तो ये नेगेटिव वर्ड है। ओके, तो मतलब समझना है, वरना आप ये वाला ऐसे क्वेश्चन, अगर आपको इसका मतलब नहीं पता तो ये ऐसे क्वेश्चन चूज नहीं करोगे, आप सिलेक्ट नहीं करोगे अटेम्प्ट करने के लिए। फाइन, एनीवेज, तो अब यानी रेटोरिकल प्रोमिसेस का मतलब होता है खोखली प्रोमिसेस, एम्प्टी प्रोमिस। फाइन,
सस्टेनेबल फार्मिंग का मतलब होता है नॉन केमिकल फार्मिंग विदाउट हार्मिंग एनवायरमेंट, ऐसा एग्रीकल्चर करना। अब मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हमें मेन बॉडी में किसके बारे में सबसे ज्यादा बात करनी है? क्या सस्टेनेबल फार्मिंग के बारे में बात करनी है कि रेटोरिकल प्रोमिसेस के बारे में बात करनी है? ओके मगर हमेशा याद रखना, जब भी मैं बोलती किसके बारे में ज्यादा बात करनी, तो ये तो याद रखना कि हमें अपने कंटेंट में इंटरकनेक्ट करके रिलेशनशिप बैठा के हमें ऐसे लिखना है, यानी जनरल कंपोनेंट और स्पेसिफिक कंपोनेंट का कनेक्ट करके अपना कंटेंट प्रेजेंट करना है। ओके मगर बात किसके बारे में ज्यादा करनी है? ठीक है, तो इसके लिए सबसे पहले मुझे बताओ इसमें जनरल कंपोनेंट कौन सा है, स्पेसिफिक कंपोनेंट कौन सा है? जनरल कंपोनेंट ऐसा कंपोनेंट है जिसके अंदर जितने भी कीवर्ड्स है ऐसे क्वेश्चन में सारा समा जाएगा, बहुत ब्रॉड होता है वो। तो सोच के बताओ। चलिए बताइए संदीप, किसके बारे में सबसे ज्यादा बात करोगे? सस्टेनेबल फार्मिंग। नहीं सॉरी, जनरल कंपोनेंट कौन सा, स्पेसिफिक कंपोनेंट कौन सा है? मैम rhetorical promises, general component, and sustainable farming specific. रेटोरिकल प्रोमिसेस, जनरल इसमें ना मुझे ऐसा ऐसा कीवर्ड बताइए जिसके अंदर सब कुछ समा जाएगा, जो एक और कीवर्ड है ना वो भी समा जाएगा। ऐसा कौन सा कीवर्ड है जिसके अंदर वो समा जाएगा? बड़ा कौन सा है जिसके अंदर बहुत सारी चीजें आ सकती है? मतलब सिर्फ वही कीवर्ड नहीं, बाकी जितना भी कनेक्टेड चीज है सब कुछ उसके अंदर समा जाएगा। कौन सा ऐसा है ये बताइए कीवर्ड। मैम rhetorical promises अच्छा इसके अंदर ओके, तरुण बताइए। मैम मुझे मैम यही लग रहा है। अच्छा ओके ठीक है चलिए। Sustainable farming is a need of the hour than rhetorical farming. Right? देखिए सस्टेनेबल फार्मिंग एक्चुअली जनरल कंपोनेंट है। हम एक और क्वेश्चन ले लेंगे प्रैक्टिस के लिए। सस्टेनेबल, ये सबसे पहले आइडेंटिफाई करो कौन से टॉपिक पे बेस्ड है, कौन से टॉपिक पे बेस्ड है ये बताइए, ये कौन से टॉपिक पे बेस्ड है? सस्टेनेबल फार्मिंग इज द नीड ऑफ आवर देन रिटोरिकल प्रोमिसेस। अब मुझे बताइए कौन से टॉपिक पे बेस्ड है ये क्वेश्चन? ब्रॉडर टॉपिक कौन एग्रीकल्चर सा है? बेस्ड। एग्रीकल्चर है। और अगर सस्टेनेबल फार्मिंग क्या है, ये भी तो एग्रीकल्चर है, तो सस्टेनेबल फार्मिंग जनरल कंपोनेंट होगा ना, इसके अंदर आएगा रेटोरिकल प्रोमिसेस। जैसे religious civil wrong emerging from religious bigotry is constitutionally punishable, वो टॉपिक क्या था? रिलीजन बेस्ड था, रिलीजन बेस्ड टॉपिक था, तो इसी की वजह से कॉन्स्टिट्यूशनली पनिशेबल का तो कोई रोल ही नहीं है उस एक्ट में, कोई रोल ही नहीं है। ठीक है, रोल किसका है उसमें? रिलीजियस बिकॉज ऑफ सिविल रॉन्ग का। मगर सिंस ये रिलीजियस बेस्ड टॉपिक है, इसीलिए रिलीजियस बिगॉट आपका जनरल कंपोनेंट हो गया और सिविल रॉन्ग आपका स्पेसिफिक कंपोनेंट हो गया। यहाँ पर एग्रीकल्चर बेस्ड टॉपिक है तो सस्टेनेबल फार्मिंग आपका जनरल कंपोनेंट हो गया और रेटोरिकल प्रोमिसेस आपका स्पेसिफिक कंपोनेंट हो गया। अब स्टूडेंट आपको अपना इंट्रोडक्शन किससे स्टार्ट करना है? संदीप किससे स्टार्ट करोगे? सस्टेनेबल फार्मिंग से करोगे? देखो सस्टेनेबल फार्मिंग आपका जनरल कंपोनेंट हो गया, रेटोरिकल प्रोमिसेस आपका स्पेसिफिक कंपोनेंट हो गया। अब मुझे बताइए इंट्रोडक्शन किससे स्टार्ट करोगे? सस्टेनेबल फार्मिंग जो जनरल कंपोनेंट उससे स्टार्ट करोगे, रेटोरिकल प्रोमिसेस जो स्पेसिफिक कंपोनेंट है उससे स्टार्ट करोगे? किससे स्टार्ट करोगे? बताइए तरुण, आप बताइए। मैम जनरल कंपोनेंट से। वो जनरल कंपोनेंट क्या है? मैम सस्टेनेबल फार्मिंग।
सस्टेनेबल फार्मिंग है, तो आप उससे स्टार्ट करोगे। ठीक है, ये 2019 का क्वेश्चन है ना? 2019 का क्वेश्चन। ठीक है, आपको बात समझ में आ गई स्टूडेंट्स? तो ये अब मैं आप लोगों को इसके आंसर भी दिखाऊंगी किस तरह से लिखना है। कनेक्ट करना बहुत जरूरी है। हालांकि आप लोगों को आंसर मिला है, मगर एक बार मैं इसमें दिखा देती हूँ। थर्ड क्वेश्चन है, सस्टेनेबल फार्मिंग इज द नीड ऑफ आवर देन रिटोरिकल प्रॉमिसेस। इसका मैं आपको आंसर दिखाती हूँ कैसे कनेक्ट करके लिखना है। देखिए, आप सस्टेनेबल फार्मिंग से शुरू कर सकते हो, या ब्रॉडर टॉपिक क्या है, एग्रीकल्चर बेस्ड टॉपिक है, आप एग्रीकल्चर से भी शुरू कर सकते हो। अब आप देखिए मैंने कैसे शुरू किया, एग्रीकल्चर से शुरू किया। Agriculture is the most prominent occupation of our country that harness natural resources to produce food, the basic need of our life. Agriculture से शुरू कर दिया, एग्रीकल्चर का काम क्या है, ठीक है। मगर यदि ये फूड अनसस्टेनेबल वे में प्रोड्यूस किया गया तो इसका क्या हार्मफुल इफेक्ट्स होता है? डिक्रीजिंग सॉइल न्यूट्रिएंट, यूट्रोफिकेशन, राइज ऑफ हार्मफुल वीड्स, कंटामिनेशन ऑफ ग्राउंड वाटर, और उसके बाद हमारे हेल्थ को भी अफेक्ट करता है। मैंने खत्म कर दिया। फिर मैं अभी तक सस्टेनेबल फार्मिंग के बारे में नहीं आई हूँ, ये जनरल कंपोनेंट है, आप लोग सस्टेनेबल फार्मिंग से शुरू कर सकते हो, मगर मैंने अनसस्टेनेबल के बारे में बात किया। फिर मैंने क्या किया, द गवर्नमेंट हैज वोकन अप टू दिस ग्रिम रियलिटी कि अनसस्टेनेबल फार्मिंग से बहुत प्रॉब्लम होती है, तो इसीलिए वो सस्टेनेबल वेज ऑफ फार्मिंग को प्रमोट कर रहे हैं। अब मैं यहाँ पर मैंने ऐसे क्वेश्चन को एक्सपोज किया है, कौन सा? जनरल कंपोनेंट को मैंने यहाँ पर एक्सपोज किया है, राइट। मगर आप जनरल कंपोनेंट को शुरुआत में भी लिख सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं। फिर मैंने बोला सस्टेनेबल वेज ऑफ फार्मिंग को गवर्नमेंट प्रमोट कर रही है, तो परंपरागत कृषि विकास योजना ये वाला है ना, गवर्नमेंट ने इनिशिएट किया है, ठीक है। मगर ये जो इनिशिएटिव है, अब देखो मैं रेटोरिकल में आ रही हूँ, सेकंड पैराग्राफ में मैंने रेटोरिकल, यानी जनरल कॉम्प, देखिए यूजुअली आप जनरल कॉम्पोनेंट से शुरू कर सकते हो अपना इंट्रोडक्शन, और सेकंड पैराग्राफ में आपको हर हालत में स्पेसिफिक कंपोनेंट को आपको एक्सपोज करना है, स्पेसिफिक कंपोनेंट को ओपन करना है। अगर आपने सेकंड पैराग्राफ में नहीं किया तो एग्जामिनर, और आपने थर्ड पैराग्राफ में किया, सिर्फ 300 वर्ड्स का ऐसे क्वेश्चन, ओके। अब आपने थर्ड पैराग्राफ में किया, एग्जामिनर फर्स्ट एंड सेकंड पैराग्राफ पढ़ेगा, बोलेगा अरे ऐसे क्वेश्चन का आंसर क्या है, उसको आंसर ही नहीं दिखाई देगा, क्योंकि आपको रेटोरिकल प्रोमिसेस के बारे में बोला। आप बिलीव करोगे, मुझे एक ऐसा आंसर मिला था जिसमें स्पेसिफिक कंपोनेंट के बारे में कंक्लूजन के जो पहले वाला पैराग्राफ है ना, सेकंड लास्ट पैराग्राफ के बाद, सेकंड लास्ट पैराग्राफ में उस बच्चे ने स्पेसिफिक कंपोनेंट के बारे में बताया था। उसका पूरा का पूरा ऐसे का आंसर है वो डेविएटेड था, वो जस्टिफाई नहीं कर पाया। आप चाहते हो आप अपने ऐसे क्वेश्चन को जस्टिफाई करो, तो जो स्पेसिफिक कंपोनेंट है उसको आप लोगों को सेकेंड पैराग्राफ में एटलीस्ट, आप इंट्रोडक्शन में भी चाहो तो ओपन कर सकते हो, मगर इंट्रोडक्शन के फर्स्ट लाइन में नहीं, थर्ड लाइन में कर लो, सेकेंड लाइन में कर लो, मगर फर्स्ट लाइन में आप ओपन नहीं कर सकते हो। फर्स्ट लाइन में आपको सिर्फ जनरल कंपोनेंट के बारे में बताना। तो मैंने यहाँ पर एक इनिशिएटिव बताया, मैंने कहा ये रेटोरिकल है, क्योंकि लिखा है द गवर्नमेंट ऑब्जेक्टिव बिहाइंड इट्स टू इंक्रीज एक्सपोर्ट ओरिएंटेड ऑर्गेनिक प्रोडक्शन विदाउट ड्यू रिगार्ड टू द डोमेस्टिक मार्केट, ठीक है। फिर उसके बाद मैंने कहा कि ये जो परंपरागत कृषि विकास योजना है ये मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स के अंतर्गत है, मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर के नहीं, इससे भी पता चलता है। फिर एक और सस्टेनेबल एग्रीकल्चर के लिए गवर्नमेंट ने इनिशिएटिव लिया था, वो है जीरो बजट नेशनल फार्म, ठीक है। मगर ये भी रेटोरिकल है। कैसे पता चला? मैंने यहाँ लिखा फार्मर्स ऑफ दीज स्टेट्स आर रिवर्टिंग टू केमिकल फार्मिंग। क्यों? क्योंकि गवर्नमेंट है ना सब्सिडीज नहीं देती है, ऑर्गेनिक सपोर्ट तो देना चाहिए ना फार्मर्स को, तो केमिकल एग्रीकल्चर के लिए गवर्नमेंट सब्सिडीज दे रही है, मगर ऑर्गेनिक एग्रीकल्चर के लिए गवर्नमेंट सब्सिडीज नहीं देती, तो ये भी रेटोरिकल प्रॉमिसेस ही है। ये तो सिर्फ दिखाने वाली काम है ना कि हम सपोर्ट कर रहे हैं ऑर्गेनिक फार्मिंग को, मगर नहीं कर रहे हैं। तो यहाँ पर सस्टेनेबल फार्मिंग के लिए गवर्नमेंट ने क्या किया ये लिखा, कौन सा योजना चलाया, मगर ये रेटोरिकल प्रोमिसेस है ये भी लिखना पड़ा मुझे। अब कंक्लूजन में क्या करना, कंक्लूजन आपका ऐसा होना चाहिए स्टूडेंट कि ऐसे क्वेश्चन का जितने भी कंपोनेंट्स है, 2 कंपोनेंट, 3 कंपोनेंट, 4 कंपोनेंट, वो सारे के सारे यहाँ पर कंक्लूजन में वो होने चाहिए। तो यहाँ पर मैंने लिखा सस्टेनेबल फार्मिंग भी आ गया, ठीक है,
The such impressive initiative by the government will remain rhetorical promise. मैंने दोनों की components में डाल दिया. इससे क्या होगा? Conclusion एकदम well connected to ऐसे question हो गया. Fine. So government must address the grievances of farmers who are adopting sustainable farming and fill the loopholes that are hindering its progress. Fine. चलिए एक और थोड़ा सा हम करते हैं 5 मिनट का, उसके बाद मैं क्लास को खत्म करती हूँ. ओके, थोड़ी सी ज्यादा ही लंबी क्लास हो गई है. अब देखिए जनरल कॉम्पोनेंट को कैसे करना है. द जनरल कॉम्पोनेंट इज दोज वर्ड्स इन द एस्से क्वेश्चन दैट एनकम्पास द एंटायरिटी ऑफ द एस्से क्वेश्चन. मतलब ऐसा है जनरल कॉम्पोनेंट जिसके अंदर सब कुछ समा जाए. मतलब आप अगर टॉपिक ही आप पहचान लो ना तो आपको समझ में आ जाएगा कि ये एग्रीकल्चर बेस्ड क्वेश्चन है तो जनरल कॉम्पोनेंट, और ये रिलीजियस बेस्ड क्वेश्चन है तो जनरल कॉम्पोनेंट रिलीजियस बिगॉट्स भी हो सकता है. ठीक है, जैसे सस्टेनेबल फार्मिंग वाला हमने बात कर लिया. ठीक है, और फिर सिविल रॉन्ग इमर्जिंग फ्रॉम रिलीजियस बिगॉट्री, इसके बारे में भी हमने बात कर लिया कि जनरल कॉम्पोनेंट रिलीजियस बिगॉट्री है, ये ज्यादा एक्सपेंसिव है सिविल रॉन्ग से. ठीक है, यहाँ पे गलती से कॉन्स्टिट्यूशन पनिशेबल लिख दिया है. ठीक है, अच्छा अब स्पेसिफिक कॉम्पोनेंट ऑफ द एस्से क्वेश्चन. अब जैसे ये मैंने ना तब लिखा था जब म्यांमार में कू हुआ था इसका, तब मैंने लिखा था. ठीक है, अब जैसे म्यांमार है ये जनरल कॉम्पोनेंट है. अगर इसको कूप नहीं पढ़ते हैं स्टूडेंट, इसको कू पढ़ते हैं. ठीक है, जो मिलिट्री टेक ओवर हुआ था म्यांमार में, डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट को ओवरथ्रो कर लिया गया था और मिलिट्री ने किया था ओवरथ्रो. और उसके बारे में अगर म्यांमार जनरल कॉम्पोनेंट है, अगर मैं बोलती कू इन म्यांमार तो म्यांमार अभी भी जनरल कॉम्पोनेंट है कि म्यांमार के अंदर कू हो रहा है तो कू हो गया स्पेसिफिक कॉम्पोनेंट. अगर मैं लिखती हूँ म्यांमार कू एंड वॉयलेंस तो फिर क्या होगा? अब वॉयलेंस स्पेसिफिक कॉम्पोनेंट हो जाएगा क्योंकि म्यांमार कू के अंदर वॉयलेंस समा रहा. तो म्यांमार कू जनरल कॉम्पोनेंट, वॉयलेंस के अंदर का है तो ये स्पेसिफिक कॉम्पोनेंट. तो आपको एक्चुअली वॉयलेंस के बारे में बताना है. अब देखिए नेक्स्ट, इसको मैं और इलैबोरेट कर रही हूँ, ये ऐसे क्वेश्चन और बढ़ रहा है. म्यांमार कू एंड वॉयलेंस, इंडिया फील्स द हीट. अब स्पेसिफिक कॉम्पोनेंट क्या हुआ? इंडिया फील्स द हीट. यानी इंडिया फील्स द हीट का मतलब इम्पैक्ट ऑन इंडिया ये. और अब जनरल कॉम्पोनेंट क्या हो गया? म्यांमार कू एंड वॉयलेंस. यानी आप म्यांमार कू एंड वॉयलेंस के बारे में एकदम थोड़ा सा बताओगे, इंट्रोडक्शन में ही बता दोगे क्योंकि जनरल कॉम्पोनेंट है कि ऐसे ऐसे मिलिट्री ने टेक ओवर कर लिया, डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट ओवरथ्रो हो गया है, इंट्रोडक्शन बता दिया. अब इसका इम्पैक्ट क्या पड़ रहा है इंडिया पे वो आप सेकंड पैरा से बताना शुरू कर दोगे. गॉट माई मेरा पॉइंट आपको समझ में आ गया? अच्छा, अब उसके बाद ये रेटोरिकल प्रॉमिसेस के बारे में हमने बता दिया, सिविल रॉन्ग के बारे में बता दिया. अब देखिए ये वाला ये कौन सा था? क्राइम अगेंस्ट वुमेन इज एन एक्सप्रेशन ऑफ मेल डोमिनेशन. एक बार मैं ये वाला भी आप लोगों से डिस्कस कर लूँ और फिर हम लोग इसको एंड कर देंगे. ये अच्छी एक्सरसाइज होती है स्टूडेंट, आप लोगों को मेरे ख्याल से 2020 में देखने दीजिए. यस 2020 का क्वेश्चन है. चलिए ये एक्सरसाइज करते हैं. क्राइम अगेंस्ट वुमेन इज एन एक्सप्रेशन ऑफ मेल डोमिनेशन, 2020 का क्वेश्चन है. अब मुझे ठीक है, मैं तरुण से पूछ रही हूँ. सबसे पहले आप इसमें मुझे बताइए कितने शब्द हैं तरुण? मैम 9. 9 वर्ड्स है. वेरी नाइस. इसमें की वर्ड्स कौन से हैं? मैम क्राइम अगेंस्ट वुमेन एंड मेल डोमिनेशन. वेरी नाइस. अच्छा, अब मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन आप ही से पूछ रही हूँ कि इसमें आपको डिसाइड करना है, कंटेंट सिलेक्ट करना है तो ऑब्वियसली आपको डिसाइड करना है कि किससे सबसे ज्यादा आपको बात करनी है मेन बॉडी में. क्राइम अगेंस्ट वुमेन के बारे में बात करनी है कि मेल डोमिनेशन के बारे में बात करनी है
और जिसके बारे में सबसे ज्यादा बात करोगे वो स्पेसिफिक कंपोनेंट होगा, और जिसके बारे में आप सेकंड पैरा से ही चर्चा शुरू कर दोगे। फाइन। और जनरल कंपोनेंट के बारे में आप इंट्रोडक्शन में आप बता सकते हो। तो मुझे बताइए कि जनरल कंपोनेंट्स में कौन सा मेल, स्पेसिफिक कंपोनेंट कौन सा है। जनरल कंपोनेंट वो होगा जिसके अंदर स्पेसिफिक कंपोनेंट भी समा सकता है और भी बहुत सारी चीजें समा सकती है। मगर सबसे पहले टॉपिक आइडेंटिफाई कर। टॉपिक क्या है, ये किस ब्रॉड टॉपिक पे बेस्ड ये क्वेश्चन है। मैम मेल डोमिनेशन पर। ये पूरा का पूरा क्वेश्चन कौन से टॉपिक, टॉपिक एकदम ब्रॉड होता है, किस पे बेस्ड है ये क्वेश्चन। जैसे इमर्जिंग थ्रेट्स टू इंडियाज इंटरनल सिक्योरिटी, किस पे ये क्वेश्चन बेस्ड है, कौन से ब्रॉड मैम टॉपिक। सिक्योरिटी। वेरी नाइस। वैसे क्राइम अगेंस्ट वुमेन इज एन एक्सप्रेशन ऑफ मेल डोमिनेशन, किस पे बेस्ड है। मैम क्राइम पर। नहीं, पहचानना जरूरी है। संदीप बताइए किस पे बेस्ड है। मैम वुमेन, क्राइम अगेंस्ट वुमेन। विमेन पे बेस्ड है। हाँ, विमेन पे बेस्ड है। जैसे इमर्जिंग प्रेजेंस ऑफ विमेन इन इंडियन आर्म फोर्सेस, अगर हम बोलेंगे इमर्जिंग प्रेजेंस ऑफ विमेन इन द इंडियन आर्म फोर्सेस, तो बेसिकली किस पे बेस्ड है, ये विमेन पे बेस्ड है ना। ये भी क्वेश्चन आया था। एनीवेज, विमेन बेस्ड टॉपिक है। अच्छा, अब मुझे बताइए कि तरुण आप भी बताइए कि जनरल कंपोनेंट कौन सा है, स्पेसिफिक कंपोनेंट। ऐसा नहीं कि टॉपिक जनरल कंपोनेंट बन सकता है, हो सकता है बन सकता हो, मगर आपको पता होना चाहिए किस ब्रॉड टॉपिक पे बेस्ड है। अच्छा, अब मुझे बताइए इसमें जनरल कंपोनेंट कौन सा होगा, स्पेसिफिक कंपोनेंट कौन सा होगा। हम्म मैम जनरल कंपोनेंट होगा मैम क्राइम अगेंस्ट वुमेन, और मैम स्पेसिफिक कंपोनेंट होगा मेल डोमिनेशन। ठीक है, म्यूट कर लीजिए। गणेश आप बताइए जनरल कंपोनेंट कौन सा है, स्पेसिफिक कंपोनेंट कौन सा है। वही वही है मैम। जनरल कंपोनेंट क्राइम अगेंस्ट वुमेन है, स्पेसिफिक कंपोनेंट मेल डोमिनेशन है। संदीप आप बताइए। मैम जनरल कंपोनेंट क्राइम अगेंस्ट वुमेन है। और स्पेसिफिक। मैं स्पेसिफिक मेल डोमिनेशन। ठीक है, म्यूट कर लीजिए। एकदम सही है। ठीक है, क्योंकि क्राइम अगेंस्ट विमेन के अंदर ही क्राइम अगेंस्ट विमेन का एक पार्ट है मेल डोमिनेशन। कैसे पता चल रहा है कि विमेन के अगेंस्ट जो क्राइम हो रही है, मेल डोमिनेशन इज वन ऑफ द कॉजेज ऑफ क्राइम अगेंस्ट विमेन। वन ऑफ द कॉजेज। क्राइम अगेंस्ट जो विमेन होता है उसका बहुत सारा कॉजेज है, उसमें एक कॉज है मेल डोमिनेशन। इसका साफ मतलब है इंट्रोडक्शन आप किससे शुरू करोगे, इंट्रोडक्शन ऑफ क्राइम अगेंस्ट वुमेन। पता है क्राइम अगेंस्ट वुमेन का बहुत सारे कॉजेज है। एक कॉज ये है कि विमेन तो रिपोर्ट ही नहीं करती है क्राइम, ये भी एक कॉज है ना। तो मगर आप बहुत सारे कॉजेज के बारे में बात नहीं करोगे, आप सेकेंड पैराग्राफ में सिर्फ मेल डोमिनेशन के बारे में बात करोगे। और आप लोग प्लीज, जो आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स विद आंसर्स दिया गया है 2018 से 2023, आप लोग इस क्वेश्चन का आंसर जरूर से देखना। आप लोग देखोगे कि सेकेंड पैरा से ही मैंने सिर्फ मेल डोमिनेशन के बारे में बात की है। मैंने शुरुआत सेकेंड पैरा में किया है द्रौपदी के अगेंस्ट जो हुआ था। ये कोई माइथोलॉजिकल स्टोरी नहीं है महाभारत, ये एक हिस्टोरिकल इंसिडेंट है, हिस्टोरिकल इवेंट है। तो मैंने द्रौपदी से शुरू किया कि द्रौपदी को स्ट्रिप किया गया था। क्यों, दैट वाज आल्सो क्राइम। कौन किया था, मेल डोमिनेशन की वजह से हुआ था। फिर द्रौपदी को लेकर फिर मैंने हिस्ट्री से शुरू करके मैं आगे आगे लेकर अभी प्रेजेंट तक मैं आ गई। फाइन। तो एक बार वो पढ़ना। मैंने पूरे ऐसे क्वेश्चन में कंटेंट में आप देखोगे सिर्फ मेल डोमिनेशन के बारे में बात की। वर्क प्लेस में मेल डोमिनेशन, घर में मेल डोमिनेशन की वजह से जो क्राइम होता है उसके बारे में मैंने तीन ही लिया है, सिर्फ तीन पीसेस ऑफ कंटेंट। प्रॉपर्टी, वर्क प्लेस में मेल डोमिनेशन, और घर में मेल डोमिनेशन। बस ये थ्री पीसेस ऑफ कंटेंट, थ्री पैराग्राफ, कंक्लूड कर दिया, बात खत्म।
आप लोग को भी ऐसे ही करना है। तो इंट्रोडक्शन में आप क्या बोलोगे? आप विमेन के बारे में बात कर सकते हो, विमेन के सेफ्टी के बारे में बात कर सकते हो, उसके अगेंस्ट क्या क्या क्राइम हो रहे हैं, क्राइम कैसे बढ़ रहा है, खत्म। एक पैराग्राफ खत्म हो गया। और वो क्राइम का एक कॉज क्या है? मेल डोमिनेशन। और फिर शुरू कर दो। सेकेंड पैराग्राफ से आपने स्पेसिफिक कंपोनेंट को एक्सपोज कर दिया। दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट स्टूडेंट्स, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, कभी भी स्पेसिफिक कंपोनेंट से आपको नहीं शुरू करना है। फिर उसके बाद जब आप कंटेंट लिखते हो तो आपको रिलेशनशिप, जनरल कंपोनेंट, स्पेसिफिक कंपोनेंट बनाना है। The essay question consists of one or two general components and a specific component. The relationship between the two must be established, otherwise your content would look deviated and disconnected. दोनों में अब आप सिर्फ मेल डोमिनेशन बात कर रहे हो, क्राइम अगेंस्ट वुमेन के बारे में बात ही नहीं कर रहे हो, तो ये तो गलत हो गया ना। ठीक है, your answer would lack clarity, completeness, and coherence. In order to avoid such scattered look of content pieces in your answer, set the sole objective. आपका सोल ऑब्जेक्टिव क्या होना चाहिए? कि मुझे रिलेशनशिप बिल्डअप करना है जनरल कंपोनेंट और स्पेसिफिक कंपोनेंट में, अपने एंटायर कंटेंट में, और स्पेसिफिक कंपोनेंट के बारे में सबसे ज्यादा मुझे बताना। ओके, अच्छा। फिर उसके बाद सिविल रॉन्ग के बारे में हमने बता दिया। ओके, देखिए मैंने कैसे रिलीजियस बिकॉट्स, कॉन्स्टिट्यूशनली पनिशेबल और सिविल रॉन्ग को मैंने कनेक्ट किया है। Such religious bigots must be punished under Constitution because their fanaticism causes significant damage to property and far greater displacement of population. Their intolerant behavior is destroying the egalitarian and humane principles of secular democracy. Further, they breed fear, insecurity, and hatred among the target community and make them feel second-class citizens. तो रिलीजियस बिकॉट्स आ गया, कॉन्स्टिट्यूशनली पनिशेबल आ गया, और सिविल रॉन्ग जो जो कर रहे हैं वो सारा आ गया। फियर, डैमेज टू प्रॉपर्टी। ओके, अब नेक्स्ट है एंश्योरिंग सोशल जस्टिस इज अ ह्यूमन राइट। आप लोग इसको खुद से पढ़ना, आपके बुक में है। अब ये जो 8 से हाँ, अब उसके बाद आपको मैं ये वाला 8 वाला मैं खत्म कर देती हूँ। उसके बाद आप लोगों को कंटेंट सिलेक्ट करना, ठीक है। तो entire content of the essay can be divided into 3 major categories: introduction, main body और conclusion, जिसके बारे में हम आगे बात करेंगे। ठीक है, अब आपको क्या करना है? वाइज सिलेक्शन करना, समझदारी से कंटेंट को सिलेक्ट करना है कि मुझे इंट्रोडक्शन में क्या लेकर आना है, मेन बॉडी में क्या लेकर आना है, कंक्लूजन में क्या लेकर आना है। मेन बॉडी बहुत इंपॉर्टेंट है, ऐसा नहीं इंट्रोडक्शन कंक्लूजन इंपॉर्टेंट है, दोनों ही इंपॉर्टेंट है, सारे ही इंपॉर्टेंट है। Each piece of content should be such that it fulfills the demand of essay question. अब ऐसे क्वेश्चन बोल रहा भाई मेल डोमिनेशन इज द कॉज ऑफ क्राइम अगेंस्ट वुमेन, इसके बारे में बताओ। अब आप लिख रहे हो कि बहुत सारे कॉजेज है क्राइम अगेंस्ट वुमेन का, वुमेन रिपोर्ट ही नहीं करती है क्राइम। अरे भाई इसके बारे में तो कुछ ऐसे क्वेश्चन में बात ही नहीं है। ऐसे क्वेश्चन तो आपको बांध के रखा है कि आपको तो मेल डोमिनेशन के बारे में बात करना, आप तो कुछ और बात ही नहीं कर सकते हो। ओके, तो ये जो बंधन है ना, जो ऐसे क्वेश्चन आपको बांधा हुआ है ना, उस बंधन के अंदर ही रहो और फिर आंसर करो। द कंटेंट फ्लो थ्रू दीज कैटेगरीज मस्ट बी फ्रॉम जनरल टू स्पेसिफिक। जो कंटेंट का फ्लो कैसा होगा स्टूडेंट? जनरल से स्पेसिफिक तक आना चाहिए। कैसे? पहले मैं क्राइम अगेंस्ट वुमेन बोलूंगा, ये जनरल, और फिर धीरे धीरे मैं स्पेसिफिक पे आऊंगा, अचानक स्पेसिफिक पे नहीं आऊंगा। ओके, it means that your content should evolve from known, general known aspect है, और specific unknown aspect है। Actually unknown आपको लगता नहीं होगा, मगर आपको पता चलना चाहिए। यहाँ पर क्वेश्चन सेट मेल डोमिनेशन के बारे में पूछ रहा है कि भाई बताओ कैसे मेल डोमिनेशन की वजह से क्राइम अगेंस्ट वुमेन हो रहा है। तो एक्चुअली मेल डोमिनेशन अननोन एस्पेक्ट है। Likewise, the content should grow from the least important thing. Least का मतलब जनरल कंपोनेंट लीस्ट इंपॉर्टेंट थिंग है, उसके बारे में आपको ज्यादा बात ही नहीं करनी है, सिर्फ इंट्रोडक्शन में 1-2 लाइन बता के फिर स्पेसिफिक पे आना है। और मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग क्या है? स्पेसिफिक कंपोनेंट, मेल डोमिनेशन, सिविल रॉन्ग, ये इंपॉर्टेंट है। तो आपको जनरल से स्पेसिफिक आपका कंटेंट का फ्लो होना चाहिए, फ्रॉम नोन टू अननोन होना चाहिए, फ्रॉम लीस्ट इंपॉर्टेंट टू मोस्ट इंपॉर्टेंट होना चाहिए। For instance, in the introductory part of the essay question, you can start with the aspect that has got wider expanse
or aspect that is against women. कहाँ गया? Or aspect that is related to but not mentioned in the essay question. जैसे sustainable farming is the need of far than rhetorical promises. आपने देखा मैंने सस्टेनेबल फार्मिंग के बारे में कुछ नहीं बोला इंट्रोडक्शन में, मैंने अनसस्टेनेबल फार्मिंग के बारे में बोला. तो मैंने लिखा है आप ऐसी चीजें मेंशन कर सकते हो जो रिलेटेड है मगर मेंशन नहीं है ऐसे क्वेश्चन, मगर ब्रॉड है. ओके जैसे ऐसे क्वेश्चन है क्राइम अगेंस्ट वुमेन इज एन एक्सप्रेशन ऑफ मेल डोमिनेशन, यू कैन सेफली स्टार्ट विद वुमेन एम्पावरमेंट. आप विमेन एम्पावरमेंट से भी शुरू कर सकते हो, अचीवमेंट्स ऑफ वुमेन से भी शुरू कर सकते हो. ये ऐसे क्वेश्चन में मेंशन नहीं है मगर आप शुरू कर सकते हो. ठीक है, so this aspect is not mentioned in the essay question and seems to be having the least value with respect to this particular essay question. After beginning with such aspects, connect women achievement with crime, then connect crime with male domination. Then from second paragraph onwards, start giving evidence that shows how male domination is responsible for crime against women. और ये जो आएगा ना कि कैसे मेल डोमिनेशन क्राइम अगेंस्ट वुमेन का एक कॉज है, वो आपका एंटायर मेन बॉडी में दिखता रहेगा हर जगह. By adopting this method, your content would get holistic feel. It will also give a feeling that your content is moving gradually towards justifying the specific content of the essay question. तो स्टूडेंट्स बेसिकली आपका जो मेन गोल होना चाहिए जब आप ऐसे क्वेश्चन लिख रहे हो, मेन गोल होना चाहिए कि आपको स्पेसिफिक से जनरल से स्पेसिफिक तक जाना है और स्पेसिफिक को ही जस्टिफाई करना है. और कैसे जस्टिफाई करोगे, उसको जनरल से कनेक्ट करके. ओके स्टूडेंट्स, अच्छा कोई क्वेश्चन है तो पूछ लीजिए. आज बहुत लंबी क्लास हो गई, बहुत जरूरी थी ये क्लास लेनी. ठीक है, थैंक यू. Thank you, ma'am.